आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइस मैनेजमेंट। इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग अपने फाइल्स को अरेंज करते हैं और किस तरीके से उसमें नाम देते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डिवाइस मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो सीपीयू है वो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सभी से कनेक्टेड रहता है। मतलब सब एक दूसरे से सीपीयू के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सीपीयू की प्रोसेसिंग करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पर इनपुट आउटपुट की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो सीपीयू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन सब अपना एक कोऑर्डिनेशन बना करके काम करते हैं, तब हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो पाते हैं। तो जब हम लोग सीपीयू में काम करेंगे और हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस में, मल्टीपल कंप्यूटर्स में सिंगल सीपीयू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीपीयू सबको टाइम डिवाइड कर देगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था शेड्यूलिंग में कि कैसे वो शेड्यूलिंग करता है और किस बेसिस पर काम को करता है। और इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स लेते हैं और एक प्रिंटर से कनेक्ट करते हैं तो वो प्रिंटर उसको कैसे रिस्पॉन्स करेगा। उस प्रिंटर की स्पीड सीपीयू की स्पीड से बहुत कम है तो वो कैसे काम करेगा। तो प्रिंटर की स्पीड सीपीयू से कम है, इसलिए यहाँ पे दो टेक्निक का यूज़ होगा, जो है पहली है बफरिंग एंड दूसरी स्पूलिंग। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बफरिंग। बफरिंग क्या होता है, जब आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं और नेट की स्पीड स्लो रहती है, उस टाइम पर एक प्रोसेसिंग का सिंबल दिखाता रहता है, ऐसा गोल घूमता हुआ सिंबल हमें दिखाई देता है, वो चीज़ कहलाती है बफरिंग। मतलब हमारे डेटा को ग्रास्प करने की कैपेसिटी ज़्यादा है पर वहाँ से डेटा लेने की कैपेसिटी कम है, इसलिए जितना डेटा हम लोगों को एक टाइम पर रिसीव हुआ है वो पूरा प्रोसेस हो चुका है, पर जो डेटा अभी तक आया नहीं है उसके लिए हम लोग वेट करते हैं। उस टाइम पर हमें वो ऐसा वाला गोल घूमता हुआ बफरिंग का सिंबल दिखाई देता है। तो ये चीज़ प्रिंटर के साथ भी होती है। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक ही सेम प्रिंटर से जुड़े हुए हैं तो उस टाइम पर सारे जो जितने भी सीपीयू एक प्रिंटर से कनेक्टेड हैं, उस टाइम पर प्रिंट कमांड के लिए जब वो प्रिंट कमांड देंगे तो प्रिंटिंग के लिए इनपुट बफर और आउटपुट बफर का यूज़ करेंगे। इनपुट बफर और आउटपुट बफर में क्या डिफरेंस होता है, इनपुट बफर हम लोग उन बफर्स को बोलते हैं जब हम लोग प्रिंटिंग के लिए कमांड दे रहे हैं और उस टाइम पर प्रिंटर के पास ये 4 कंप्यूटर हैं जो एक सिंगल प्रिंटर से जुड़े हुए हैं। अब चारों ने सेम टाइम पर प्रिंटिंग कमांड मतलब प्रिंट के लिए रिक्वेस्ट किया तो वो प्रिंटर कैसे प्रोसेस करेगा, प्रिंटर किसकी रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस करेगा। तो इस चीज़ के लिए सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए जो सीपीयू हैं वो अपने अपने इनपुट बफर में मतलब अपनी मेमोरी में जो भी इनपुट का कमांड है उसे ले लेंगे और स्टोर कर लेंगे। अब सभी अपने अपने इनपुट बफर में उस डेटा को स्टोर कर लेंगे और यहाँ पर प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि क्या आप फ्री हैं और मेरे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंटर से रिस्पांस मिलता है, मतलब प्रिंटर अगर उसे रिप्लाई करता है कि हाँ मैं अभी फ्री हूँ, तो उस टाइम पर यहाँ से डेटा जाएगा और प्रिंटिंग के लिए वापस आएगा। देन अगर उस टाइम पर वो बोलते हैं कि नहीं प्रिंटर बिजी है, तो प्रिंटर जो इनपुट बफर है वो डेटा को होल्ड करके रखेगा जब तक कि डेटा प्रिंट नहीं हो जाता है या फिर जब तक कि उसका चांस नहीं आ जाता है। जब डेटा इनपुट बफर में एक लिमिट तक हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद जब वो इनपुट बफर फुल हो जाए उसके बाद जो डेटा है वो सीपीयू में स्टोर होगा। देन जैसे जैसे इनपुट बफर खाली होता जाएगा, इनपुट बफर सीपीयू को बताएगा कि मुझ में स्पेस खाली हो गया है, आप अपने डेटा को भेज सकते हैं। देन इनपुट बफर में फिर से डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इनपुट बफर काम करता है। देन हम लोग देख रहे हैं आउटपुट बफर। आउटपुट बफर क्या होता है,
मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने प्रिंटिंग के लिए कमांड दे दिया, लेकिन प्रिंटर किसी वजह से उसे प्रिंट नहीं कर रहा है। उसी टाइम पर सेकेंड वाले कंप्यूटर ने भी प्रिंटिंग का कमांड दे दिया, तो प्रिंटर उन सबके कमांड को एक्सेप्ट करेगा और अपने बफर में, मतलब अब उस प्रिंटर के पास भी जो बफर है वो होता है आउटपुट बफर, उस बफर में उस डेटा को स्टोर करके रखेगा, और जैसे ही प्रिंटर रेडी टू प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटिंग के लिए रेडी हो जाएगा, वैसे ही सारे डेटा को अपने आउटपुट बफर से एक एक करके लेना स्टार्ट कर देगा और प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे इनपुट बफर की लिमिटेशन होती है, वो एक लिमिट तक ही डेटा को स्टोर कर सकता है, उसी तरीके से आउटपुट बफर भी एक लिमिट तक डेटा को स्टोर कर सकता है। उसके बाद के डेटा को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद वाले जितने भी डेटा, अगर इनपुट आउटपुट बफर फुल हो गया है, उसके बाद भी डेटा आता है, तो फिर से वो वापस सीपीयू को भेज देगा, और सीपीयू जैसे ही आउटपुट बफर फ्री होगा देन फिर से उसे प्रोसेस के लिए भेजेगा। तो ये होते हैं बफरिंग का प्रोसेस। बफरिंग की प्रॉब्लम कैसे होती है? बफरिंग का प्रॉब्लम होता है कि अगर जिस स्पीड से डेटा आ रहा है उस स्पीड से अगर डेटा को रिसीव नहीं किया जाए, या फिर सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से सिग्नल्स भेज रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिसे प्रिंटर प्रोसेस कर रहा है। तो ये है सेंडर और ये रिसीवर। तो सेंडर की जो सेंड करने की स्पीड है वो कम है, बट रिसीवर की उसे एक्सेप्ट करने की स्पीड ज़्यादा है। तो रिसीवर ने जितना भी डेटा था उतना एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद रिसीवर डेटा एक्सेप्ट करने के बाद खाली बैठा हुआ है कि उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा आएगा वो उसे रिसीव करेगा। तो उतना जो टाइम रहता है, उस बीच का जो टाइम रहता है जब सेंडर डेटा को सेंड करता है रिसीवर के पास, वो टाइम हमारा बफरिंग होता है, उस टाइम पर बफरिंग होता है। इसमें हम लोग दूसरी टेक्निक देख रहे हैं, वो है स्पूलिंग। स्पूलिंग भी बफरिंग की तरह ही होता है, पर इसमें क्या डिफरेंस होता है हम लोग देख लेते हैं। स्पूलिंग का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। जो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं उन ऑपरेशन को स्पूलिंग में रखा जाता है, स्पूल में रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब मैंने जो एग्जांपल दिया था कि एक प्रिंटर है और उससे कई कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तब एक टाइम पर बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे जाएंगे, तब क्या होगा कि जो प्रिंटर है वो सबके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और एक टेबल जनरेट करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पूल टेबल। एक टेबल जनरेट करेगा। जो भी प्रिंटिंग के लिए पहला कमांड जिस कंप्यूटर ने दिया है उसको लिख दिया जाएगा, P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन। तो ऐसे वो सारे प्रोसेस को अपने स्पूल टेबल में अरेंज कर लेगा। देन जैसे ही प्रिंटर खाली होता जाएगा तो एक एक करके प्रोसेस को यहाँ से स्पूल टेबल से उठाता जाएगा, और ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली डेटा को उठाया जाता है स्पूल टेबल से और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है जब बहुत सारे कंप्यूटर सेम इनपुट या आउटपुट डिवाइस का यूज़ कर रहे हों। मैनेजमेंट इन कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट जब हम लोग अपने डेटा को या फिर प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेस करते हैं यूजिंग सीपीयू, तो सबसे पहले क्या होगा, वो भी प्रोग्राम या फिर डेटा सबसे प्रोसेसिंग होने के लिए सबसे पहले वो मेन मेमोरी के पास जाएगा। देन फिर मेन मेमोरी में उसका पूरा प्रोसेस होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो जब सीपीयू का यूज़ करके हम लोग मेन मेमोरी में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और कहाँ से डेटा को लेना है और किस जगह पे डेटा को स्टोर करना है, अगर प्रोग्राम मेन मेमोरी के साइज से बड़ा है तो उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये सारे प्रोसेस कहलाते हैं हमारे मेमोरी मैनेजमेंट। अगर मेमोरी का साइज़ छोटा है और प्रोग्राम का साइज़ बड़ा है तो उस टाइम पर
मेमोरी को यानी कि मेन मेमोरी को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे वो वहाँ पे मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होगा और कैसे प्रोसेस होगा। तो दो चीज़ें पढ़ेंगे, फर्स्ट है पार्टीशनिंग एंड सेकंड है वर्चुअल मेमोरी। पार्टीशनिंग क्या होता है? मेमोरी में हम लोग सारे प्रोग्राम्स, सारे फाइल्स, सारे फोल्डर्स को जगह देते हैं, स्पेस देते हैं। तो वो काम मैन्युअली नहीं होता है। सीपीयू मेमोरी को पार्ट्स में, चंक्स में डिवाइड कर देता है। चंक्स हम लोग जो मेमोरी के हिस्से, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, मेमोरी को फिक्स्ड साइज और डिफरेंट साइज के पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इन हिस्सों को हम लोग बोलते हैं, इस एक हिस्से को हम लोग बोलेंगे चंक्स। चंक्स यानी कि मेमोरी का छोटा सा हिस्सा। तो इसमें हम लोग सारे प्रोग्राम्स को, सारे फाइल्स और फोल्डर्स को जगह देते हैं। जहाँ जितना बड़ा साइज़ होता है उसके बेस पर हम लोग फाइल और फोल्डर को और प्रोग्राम को इसमें जगह देंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि सीपीयू इस मेमोरी को फिक्स्ड साइज और डिफरेंट साइज, फिक्स साइज में डिवाइड कर देता है। तो अगर प्रोग्राम का साइज इस मेमोरी के साइज से छोटा है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 MB के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वो सिर्फ 2 MB का है। तो 2 MB का डेटा इसमें ईजिली स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन जो 8 MB स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगी और उस स्पेस को कोई दूसरा प्रोग्राम यूज़ नहीं कर सकता है। उसी जगह पर हम लोग देखें कि यहाँ पर भी 10 MB स्पेस एलोकेटेड है, जिसमें हम लोगों को एक डेटा को स्टोर करना है, एक प्रोग्राम को स्टोर करना है जो कि 12 MB का है। तो 12 MB का होने की वजह से उस प्रोग्राम को पार्टीशन कर दिया जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा और 10 MB का डेटा यहाँ पर स्टोर होगा और बाकी का जो 2 MB का है वो किसी और जगह पर स्टोर होगा। और जब सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करेगा तो इस 10 MB और यहाँ पर जो स्टोर 2 MB है, दोनों को एक साथ प्रोसेस करेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने 10 MB का डेटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 2 MB डेटा यूज़ किया, 8 MB वेस्ट हुआ। यहाँ पर भी उसी तरीके से 8 MB का स्पेस वेस्ट हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रहा था, इसलिए पार्टीशनिंग का यूज़ कम किया गया, मतलब पार्टीशन को कम किया गया। लेकिन पार्टीशन सीपीयू के द्वारा होता है और जो हम लोग सेकेंड टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला था, टाइम कंज्यूम करता था और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस लगता था, इसीलिए पार्टीशनिंग का यूज़ किया जाता था। क्योंकि पार्टीशनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था पर इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। और जो मेमोरी वेस्ट हो चुकी है, मतलब जो अनयूज्ड स्पेस है, खाली स्पेस है, हम लोग उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते थे जब तक कि वो स्पेस पूरी तरीके से खाली ना हो जाए। जब ये प्रोग्राम 2 MB का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और जा कर के सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद ये स्पेस जो 10 MB का स्पेस है वो खाली होगा। देन नेक्स्ट प्रोग्राम को चांस मिलेगा यहाँ पर स्टोर होने के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पर 8 MB का स्पेस खाली है, फ्री है, पर सीपीयू उसे किसी दूसरे प्रोग्राम को एलोकेट नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो सेकेंड है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में क्या चेंजेस किए गए और सेकेंड जो है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिसका साइज़ कम होता है, पर वो प्रोग्राम को ये रियलाइज़ कराती है कि मेरा साइज़ बहुत बड़ा है और मैं कितने भी बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। मतलब एक इमेजिनरी मेमोरी जिसमें हम लोग किसी भी प्रोग्राम को ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो मेन मेमोरी से बड़ा हो या फिर छोटा हो। मेमोरी में
डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है। मान लीजिए हमारा डेटा का साइज़ जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है वो मेन मेमोरी के साइज़ से बड़ा है, तो उस टाइम पर हम लोग उस डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे। तो वर्चुअल मेमोरी में पेजिंग टेक्निक का यूज़ करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये है मेन मेमोरी और ये है पेज टेबल, जहाँ पर प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया गया है। जैसे एक बड़ा प्रोग्राम है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है PI से PN तक, तो यहाँ पे PI+1 देन यहाँ पर PN, इस तरीके से सारे प्रोसेस रखे हुए हैं। तो यहाँ ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोग्राम है, इसका साइज़ मेन मेमोरी के साइज़ से बड़ा है, तो हम लोग इसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले जो PI और उसके बाद वाला जो प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी में जाएगा और उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जब उसका आउटपुट आएगा उस टाइम पर आने के बाद, ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद ये दोनों पेज मैप मेमोरी से मेन मेमोरी से बाहर हो जाएंगे और ये चले जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी में और ये दोनों की स्पेस खाली हो जाएगी और इस जगह पर कोई दूसरा डेटा आ जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। तो इस तरीके से मेमोरी स्पेस कम होने पर भी हम लोग पेज मैप टेबल की हेल्प से, पेजिंग की हेल्प से अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस बोलते हैं पेजिंग और इस टेबल को बोलते हैं पेज मैप टेबल। और ये सारे जो ये हम लोगों ने बनाए हैं, ये है पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। बहुत सारे फ्रेगमेंट से मिलकर के एक पेज मैप टेबल बनता है। मेन मेमोरी में डेटा एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है। तो पेजिंग जो पेज वेब टेबल से डेटा गया है वो प्रोसेस होने के बाद प्रोसेसिंग के लिए मेन मेमोरी में जाएगा, देन मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा और वहाँ पर के जा कर के स्टोर हो जाएगा। तो पेज मैप टेबल में जो एड्रेस एलोकेट होता है, जिस जगह पर वो सेव है, वो उसका एक्चुअल एड्रेस नहीं होता है वो सिर्फ एक वर्चुअल एड्रेस होता है। लास्ट में जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद जहाँ पर डेटा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, वो उसका एक्चुअल एड्रेस होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग देख रहे हैं फाइल मैनेजमेंट। एक कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं, डेटा है, वो सब फाइल फोल्डर डायरेक्टरीज के तौर पर सेव होते हैं और उन सब की इंफॉर्मेशन को CPU अपने अंदर होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो CPU उसको कैसे पहचानता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फाइल टाइप कि फाइल का टाइप कैसा है। फाइल टाइप से हमें पता चल जाता है कि फाइल टाइप कैसा है। जैसे अगर फाइल ऑडियो टाइप है तो वो होगा वेव, OGG। अगर फाइल वीडियो टाइप है तो वो हो सकता है मूवी या फिर .mp4। अगर वही इमेज में हो तो वो हो सकता है JPG और JPEG। तो फाइल टाइप से हमें पता चलता है कि फ़ाइल किस तरीके की है। और उसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे कि फ़ाइल को कहाँ पर स्टोर किया गया है, फ़ाइल को कहाँ पर मेमोरी दिया गया है स्टोर करने के लिए। देन उसके बाद फाइल एक्सेस मेथड, फाइल को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, या फिर फाइल में रीड राइट दोनों कर सकते हैं। फाइल में एडिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ नई सुनाई दी है, वो है फाइल एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड
क्या होता है, फाइल को एक्सेस करने के तरीके होते हैं। मेमोरी से हम लोग किस तरीके से फाइल को एक्सेस करेंगे और उसे यूज़ करेंगे। तो इसमें 4 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट टाइप के फाइल एक्सेस मेथड होते हैं। फर्स्ट है सीरियल एक्सेस। जिस बेस मेमोरी में डेटा आया है उसी तरीके से हम लोग उसी नंबर से हम लोग उसे ले सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास आया फाइल नंबर 2, देन फाइल नंबर 3, देन फाइल नंबर 7, 10, फिर लास्ट में आया 1। तो अब हमें इन फाइल को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल नंबर 2 को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 7, 10 और लास्ट में 11। तो जिस तरीके से फाइल आएगा, जिस फॉर्म में फाइल आएगा, उसी सीरीज में हम लोग उसे रिट्रीव कर सकते हैं। ये कहलाता है सीरियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में मान लीजिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था 3, 2, 7, 1, 10 और 0। तो सबसे पहले ये जितनी भी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है सीक्वेंशियल एक्सेस में, सबसे पहले उनको सीक्वेंशली अरेंज कर देगा उन फाइल्स को। देन हम लोग इन्हें सीक्वेंशली मेमोरी से रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 7 एंड देन लास्ट में फाइल 10। डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में हमें ही करता है कि फाइल किस फॉर्म में आया है और किस फॉर्म में मेमोरी में स्टोर है। डायरेक्ट एक्सेस में हमें जो भी फाइल मेमोरी से चाहिए, मान लीजिए हमें फाइल नंबर 7 की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्टली मेमोरी में जा कर के फाइल नंबर 7 का जो भी एड्रेस है वहाँ से फाइल नंबर 7 को पिक कर लेगा। तो ये होता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड ये हमारे बुक के इंडेक्स की तरह ही काम करता है। जैसे हमारे बुक में फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बना होता है कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक कौन सा चैप्टर है और कहाँ पर कौन सा डेटा स्टोर है, कौन सा इंफॉर्मेशन है। उसी तरीके से सबसे पहले ये फाइल को एक फॉर्म में लेगा, किसी भी फॉर्म में लिया, देन उसका इंडेक्स जनरेट करेगा। इंडेक्स में फाइल का नाम, फाइल हमारे बुक्स में इंडेक्स होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर, तो यहाँ पे रहेगा फाइल नेम, फाइल टाइप और फाइल एड्रेस, किस एड्रेस पर वो डेटा स्टोर है। तो जिस भी फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो हमें, जैसे कि फाइल नंबर 7 को एक्सेस करना है या फिर फाइल नंबर 2 को एक्सेस करना है, तो फाइल नंबर 2 यहाँ पर है, तो फाइल नंबर 2 का जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस से मेन सेकेंडरी मेमोरी से जा कर के डेटा को पिक कर लिया जाएगा। तो इसमें ये चीज़ का डिसएडवांटेज रहता है कि इसमें मेमोरी थोड़ी बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा लगती है, पर इसमें एडवांटेज ये रहता है कि किसी भी फाइल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग सीरियल फाइल में देखें, सीरियल एक्सेस में देखें, तो सारे डेटा को हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा डेटा आया, उसके बाद कौन सा। अगर हमें लास्ट डेटा पर पहुंचना है, लास्ट डेटा हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को इन तीनों डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा और उसके बाद लास्ट में हम लोग 10th नंबर के डेटा पर पहुंचेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस सीक्वेंस में डेटा मेमोरी में स्टोर हुआ है। सीरियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस में सीक्वेंशली एक एक करके फाइल को हम लोग लेंगे। फाइल का नंबर पहले होगा, वो पहले हमें मिल जाएगा, और जिस फाइल को, मान लीजिए हमें लास्ट फाइल को लेना है, तो इन सारे फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग लास्ट फाइल को ले सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस में हमें फाइल का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम उस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स सीक्वेंशियल में हम लोगों को एक इंडेक्स मिल जाता है जिसकी हेल्प से हम लोग फाइल को ईजिली सर्च कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, और ये सारे प्रोसेस
फेट की हेल्प से होते हैं, फाइल एक्सेस टेबल की हेल्प से होते हैं, और इन सारे प्रोसेस को CPU कंट्रोल करता है, CPU मैनेज करता है।